इस तो हम लोग अपनी विज़न आईएएस मंथली मैगज़ीन नवंबर की देख रहे थे। तो टॉपिक हम सारे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? कंप्लीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं पॉलिटी के जो न्यूज़ इन शॉर्ट थे, वो देखते हैं क्या-क्या है। तो पहला टॉपिक है विचाराधीन कैदियों को मताधिकार, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स, ठीक है? जो मतलब जिनका अभी ट्रायल्स नहीं हुआ है, जिन पर अभी मतलब पूरा उनका केस नहीं चला है, क्या उनको उनको राइट टू वोट हो? ये वाला बात है यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानूनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो विचाराधीन कैदी होते हैं, मतलब जिनका भी ट्रायल्स नहीं हुआ है, जिनका भी केस लड़ा पूरा चला नहीं है, फैसला नहीं हुआ है, उनको मताधिकार से वंचित करने वाले, उनको वोट से वंचित करने वाले जो कानून है, उनकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है, ठीक है? न्यायालय का यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके 1951 की धारा 62 का क्लॉज 5 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है। यह धारा कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करती है। तो ये जो निर्णय है, ठीक है? तो ये एक इसको मतलब ये जो धारा थी, उसको चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है। ये धारा जो है वो कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करते हैं। याद कर लीजिए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 क्लॉज 5 है, ये याद रखिए। ये कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करती है। हालांकि यह प्रतिबंध निवारक निरोध में रखे गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। अब देखिए, जो लोग निवारक निरोध में रखे गए हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है कई बार, निवारक निरोध का मतलब होता है कि अभी उसने कोई अपराध नहीं किया। अपराध करने के बाद किसी को पकड़ते ना, लेकिन अगर लग रहा है कि भाई ये अपराध कर सकता है ना, ऐसी सूचना मिलती है, जैसे आतंकवादी कोई भी होता है, तो अगर ये सब देखकर उसको मतलब लग रहा है कि हाँ, इसने योजना बना ली है, ये अपराध करने वाला है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है, ठीक है? अपराध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश भर की अलग अलग जेलों में लगभग 5.5 लाख कैदी हैं। कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में तर्क क्या है? देखिए, आरपीए की धारा 62 क्लॉज 5 आप अपनी व्यापकता के कारण भेदभावपूर्ण है। ये भेदभावपूर्ण है ऐसा इसलिए क्योंकि यह धारा जेलों में बंद कैदियों सहित पुलिस कस्टडी में रह रहे लोगों को भी मताधिकार से वंचित करती है। तो देखिए, जो जेलों में बंद कैदी है, उनके साथ जो पुलिस कस्टडी में लोग हैं, उनको भी मताधिकार से वंचित करती है धारा। जहाँ सिद्ध दोष व्यक्तियों को जमानत होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, वहीं जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को इसकी अनुमति नहीं है, अनुचित है, ठीक है? मतलब जिनका मतलब हो गया है कि भाई इन लोगों ने क्राइम किया है, उनको अगर उनको जमानत हो जाती है, जमानत पे वो बाहर होते हैं, तो वो वोट कर सकते हैं, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है वो नहीं कर सकते, तो ये अनुचित है। मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, ये बता रहे हैं। अब सेकंड साइड में कैदियों को मताधिकार नहीं देने के पक्ष में क्या आता है? अनुकूल चंद्र बनाम भारत संघवाद जो था 1997 के मामले में, न्यायालय ने धारा 62 क्लॉज 5 की संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित कारणों से बरकरार रखा था। क्यों? मतदान का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है? मतलब हमारा कोई मूल अधिकार नहीं है। मताधिकार को विधायिका सीमित कर सकती है। इसे राजनीति के अपराधीकरण से बचने और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या है, राजनीति का अपराधीकरण से बचने और चुनावी पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है। और ये मताधिकार को विधायिका सीमित कर सकती है अगर चाहे तो। संसाधनों पर दबाव पड़ेगा क्योंकि इसकी अनुमति देने के लिए सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। अब जो भैया उनकी कैद में है, पुलिस कस्टडी में है, अब उनके लिए देखो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। तो कुछ पक्ष में तर्क है, कुछ विपक्ष में तर्क है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, ई कोड परियोजना के तहत शुरू की गई पहले इनिशिएटिव लॉन्च अंडर ई कोड प्रोजेक्ट। कोई ई कोड प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत जो शुरू की गई पहले देखते हैं। नई शुरू की गई परियोजना निम्नलिखित है। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ये न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं। तो इस नई परियोजना में क्या है, देखिए, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है। ये क्या करती है, जो न्यायालय से जुड़े इंपॉर्टेंट डाटा है उनको दिखाती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए किए गए लंबित मामलों के विवरण शामिल है। ये बताती है कि कौन से मामले मतलब दायर किए गए, कितने निपट गए हैं, कितने लंबित हैं, ये सब। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, ठीक है? जस्टिस जस्ट फिर उसके बाद आईएएस मोबाइल ऐप 2.0 है। ये ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है।
इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे न्यायालय और दायर मामलों पर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। तो ये जो ऐप है, ठीक है, ये क्या है, जो न्यायिक अधिकारी है उनके लिए शुरू की गई है। मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, जजेस हैं या जो भी हैं, वो लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी मतलब देख सकते हैं कौन से मामले निपटे हैं, ये सब। और इससे क्या है, न्यायालय और दायर मामलों पर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। डिजिटल कोर्ट है, इस पहल के तहत न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्रवाई को कागज रहित बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जो डिजिटल कोर्ट है, इससे क्या होगा, न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो जजेस हैं उनको जो अदालत के रिकॉर्ड है डिजिटल रूप से मिलेंगे। ठीक है, मतलब तो उससे क्या होगा, इससे न्यायिक कार्रवाई को कागज रहित बनाने में मदद मिलेगी, पेपरलेस बनाने में। ठीक है, आजकल इसकी तरफ एनवायरनमेंट की तरफ कदम बढ़ रहा है, पेपरलेस बनाना। ठीक है, S3WAAS, ठीक है, वेबसाइट जो है, इसके तहत जिला न्यायपालिका से संबंधित विशेष सूचना और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट का निर्माण, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग और प्रबंधन शामिल है। तो ये जो वेबसाइट है, इसके तहत जो भी जिला न्यायपालिका हैं, उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं, सेवाएं, उसको प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग करना, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट शामिल है। ई कोर्ट मिशन कोड परियोजना, ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना जो 2007 एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है ये। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी से युक्त बनाना है। तो ये जो योजना थी, ठीक है, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना 2007 की, ये एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना संचार प्रौद्योगिकी से युक्त बनाना था। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी। तो उच्चतम न्यायालय की जो ई समिति की रिपोर्ट थी, इसके आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी। ई समिति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाला एक शासी निकाय है। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मतलब जो भी ई कोड परियोजना थी उसके तहत कौन कौन सी नई पहलें हैं ये बताई गई है। तो आप इनको एक एक लाइन में याद रखिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे तरीके से। ई कोर्ट्स के लाभ क्या होते हैं, ये न्यायालय के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है। ये न्यायालयों और दायर मामलों पर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं, इससे लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है। ये न्याय निर्णय प्रणाली को वहनीय, सुलभ और लागत प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, ये सब होता है। अन्य पहले क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड स्थापित की गई है एक। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई। तो ये सारे पहले शुरू की गई है। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।